हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एफएम का जो पेपर आपको होने वाला है ना, तो उसके कुछ टॉपिक्स जो है पढ़कर थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके और आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। 9th वाले भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है सेम ही है, ज़्यादा फिर भी स्पेशली 10th के लिए। ठीक है, चाहे तो देख सकते हैं 9th वाले भी। देखो, निवेश क्या होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देना, जो भी पैसा हम इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि उससे हमें आय प्राप्त हो, मतलब हमें इनकम मिले। ठीक है, इनकम कमाने के लिए जो भी हम खर्च कर रहे हैं ना, वो होता है निवेश। जैसे अगर आपने घर में पैसे रख लिए बचा के, तो वो बचत होगी। ठीक है, जिसको हम खर्च नहीं करते वो बचत है। लेकिन अगर हमने वो खर्च करे कुछ कमाने के लिए, जैसे आपने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, तो एक तरह से आपका आपका निवेश है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि हमें निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो बोलोगे अगर पैसा हम बचा के रखेंगे तो वो बेकार में जा रहा है, वो बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और अगर हम भविष्य में कुछ चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो निवेश करेंगे तो हमारी इनकम जो है बढ़ती चली जाती है। इसलिए हमें निवेश करना चाहिए। भविष्य अनिश्चित होता है क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, और अगर हम निवेश करके रखेंगे तो भविष्य की कोई जरूरत जो होगी हमें हमारी पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो बना बना के आप लिख सकते हैं। अब अगर निवेश कब स्टार्ट करें, देखो निवेश तभी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, जब हमारी आय जो है ना आना शुरू हो जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से कुछ हिस्सा, भले 2 रुपये ही हो, उसमें हमें अगर बचा के उसको लगा देना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो निवेश हमें हमेशा शीघ्र शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हम निवेश कर रहे हैं और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उससे निकाल लेंगे ना वापस, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और निवेश में एक खास बात होती है, हमें लगातार करना चाहिए, नहीं कि हमने 1 महीने में कर दिया फिर हम करना ही भूल गए। ठीक है, और निवेश ना लंबी अवधि के लिए निवेश, ना कि अल्पावधि। देखो मतलब ये कह रहा है कि निवेश ना लंबे समय के लिए करना चाहिए ताकि अच्छा पैसा हो सके। जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट होती है ना, तो इसमें अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचना कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद निकाल लोगे। इसमें आपको ना 2 3 साल तक वेट करना चाहिए ताकि अच्छा रिटर्न आ सके, अच्छा पैसा आ सके। ठीक है, अब तो जैसे आपके पास पैसा किस प्रकार से आपको जरूरत पड़ेगी ना, जैसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, उसके हिसाब से आप निवेश करना। ठीक है, जैसे आप मान लो आपको पता है कि 1 हफ्ते बाद आपको फीस भरनी है या 1 महीने बाद भरनी है, तो आप बैंक में जमा करा दो ताकि हाथ तक निकल जाए। ठीक है, कुछ समय तक रहेंगे तो उसमें ब्याज मिलेगा आपको। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि निवेश जब हम करते हैं ना, तो हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। देखो अगर हमने जैसे कई लोग लालच में आ जाते हैं और एकदम पैसा लगा देते हैं, फिर फंस जाते हैं। ठीक है, कहीं ऐसी ऐड आती हैं कि आपको डबल पैसा हो जाएगा, आपको 4 गुना पैसा हो जाएगा, तो हम फंस जाते हैं और हमारा वो पैसा लेके भाग जाते हैं, जो पैसा था वही चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि निवेश अगर हम कर रहे हैं तो हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। आप सिंपल बता दो कि भाई देखो, जब भी निवेश हम कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट पढ़ लें, उसकी कंडीशन पढ़ लें, उसकी जांच कर लें, उसके बारे में पहले पता लगा लें, और उसका देख लें कि ब्याज कितना है, क्या उसमें कोई ऐसा तो नहीं लिखा कि कंडीशन है। ठीक है, कहीं वो लोग ऐसे तो नहीं है जिनका कोई पिछला कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, और जैसे अगर हम किसी जानने वाले को, तो भी जानने वाले पर विश्वास करें तो चेक कर ले कि वो जानने वाले को कैसे पता चला। ऐसे बना बना के लिख दो, मतलब बहुत आसान है बच्चों। एफएम ये बिजनेस से रिलेटेड है और ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है, ब्याज किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बता दोगे, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें उस पर कुछ अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ती है, तो वही ब्याज कहलाता है। ठीक है ना, या जब हम कोई राशि बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें उस पर कुछ अतिरिक्त राशि देता है, ठीक है, पैसे देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। तो ब्याज कैसे डिसाइड होगी कि कितनी ब्याज लगनी है। देखो ये ब्याज जो है ना, ये बैंक जो जमा करने वाला है, ठीक है, और बैंक उस पर निर्भर कर सकती है। जो ब्याज होती है, जो व्यक्ति उधार ले रहा है ना और जो उधार दे रहा है, उन दोनों के बीच में तय हो सकती है। ब्याज जो है ना, ब्याज अगर पूछेगा ना किस पर निर्भर करती है, ब्याज आप बोल दोगे कि कितना पैसा है मार्केट में, तो कितना पैसा, धन कितना उपलब्ध है, और मार्केट में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, महंगाई कितनी चल रही है। महंगाई चल रही है, मंदी चल रही है। एक मंदड़िया होता है, तेजड़िया होता है। पता मंदड़िया किसे कहते हैं, जब ना माल बिकने को तैयार है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उस समय ना माल बिकने के लिए तैयार है, तो उस समय मतलब किसी उधार की कम जरूरत पड़ेगी, तो उधार उस समय सस्ता होगा, ब्याज सस्ता होगा, ब्याज सस्ती होगी। लेकिन अगर तेजड़िया है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो उसमें लोगों को पैसा चाहिए होगा और सामान बनाने के लिए, तो ब्याज दर ज़्यादा होगी।
समझ आ गई। अगर आपसे पूछेगा ना कि ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है, तो आप बता देना कि धन की आपूर्ति पर होता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है जो तेजड़िया है। आरबीआई डिसाइड करती है। पता है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक होता है भौतिक संपत्ति किसे कहते हैं। जैसे हम निवेश करते हैं ना, निवेश, तो निवेश किस किस में कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा ना भौतिक संपत्ति किसे कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आप कोई बिल्डिंग खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, आप आभूषण खरीद सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, कच्चा माल खरीद सकते हैं, ठीक है, बना हुआ माल खरीद सकते हैं। और वित्तीय संपत्ति का मतलब होता है ये ना एक कागज की तरह होता है। ये आप खरीद लेते हैं, मतलब इस पर लिखा होता है कि आपने कितने रुपए की वैल्यू खरीदी है। फिर आप इसे बाद में देकर उतने पैसे ले सकते हो, साथ में ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे भौतिक में तो आप सोना वगैरह ले रहे हो, लेकिन वित्तीय के अंदर क्या होता है कि आप पैसा जमा करा देते हो एक तरह से। तो इसके ना दो तीन नाम याद रख लो। जैसे आप सावधि जमा, पता क्या होता है? एफडी होती है। एफडी एक बार जमा करो, बाद में फिर निकाल नहीं सकते, 1 साल 6 महीने तक पैसे आजकल सब कुछ निकल जाता है, ठीक है। और एक होता है डाकघर के अंदर डाल सकते हो पैसा आप, बीमा करवा सकते हो, पेंशन वगैरह की फैसिलिटी वगैरह कर सकते हो। इस तरीके से शेयर में, बॉन्ड में, ये सब क्या होता है? वित्तीय होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल होते हैं। और ये भौतिक संपत्ति होती है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न कम समय वाली वित्तीय विकल्प क्या है? मतलब हम चाहते हैं कि कम समय के लिए पैसा लगाएं। अब मेरे को अगर कम समय के लिए पैसा लगाना है तो किस में लगाऊं पैसा? तो मैंने आपको सिंपल बोल दिया, आप बचत खाता खोल लो, बैंक के अंदर अकाउंट खोल लो और उसमें पैसा जमा कराते रहो, ठीक है। और जब पैसा आपका ज्यादा हो जाए तो उसकी एफडी बनवा लो, 10,000 की, 20,000 की, जितने। तो इससे क्या होगा? आपकी आदत भी बनी रहेगी और आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। देखो, अगर आप कम समय के लिए कराते हो तो ब्याज कम मिलता है, ज्यादा समय के लिए कराओगे तो ज्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है। तो देखो, कम समय के लिए कहाँ का पैसा लगा सकते हो, ठीक है, आपको मैंने बता दिया बचत खाते में। ये कह रहा निवेश करना है, लेकिन अब अधिक समय के लिए करना है। किसके लिए करना है? ज्यादा समय के लिए। अब ज्यादा समय के लिए आप क्या कर सकते हो? आप डाकघर बचत में जा सकते हो कि भाई बैंक को बोलो कि हर महीने मेरे अकाउंट से 1,000 रुपए काटते रहे और मेरे जमा कराते रहे 5 साल तक, ठीक है। ये होती है आरडी। जब हम बैंक को आदेश दे देते हैं ना, एक ये होता है कि हम हर महीने जमा कराते रहते हैं, अकाउंट से अपने कटते रहेंगे, होने भी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। आपको पता नहीं कि हर महीने मेरे इतने अकाउंट में होते, इतने कट जाएंगे, तो बैंक उतने पैसे काटता रहेगा और काट काट के फिर जमा कर देगा 5 साल तक। मान लो आप 1,000 रुपये जमा कराते हो, हर महीने आपके अकाउंट से 1,000 रुपये कटते हैं, तो 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो आपके अकाउंट में से पूरे जो 60,000 रुपये कट जाएंगे और ब्याज इस पर मिल जाएगा लगभग 10,000 15,000 तक का, तो 70-75,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। पैसे 5 साल पूरे होंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लंबे समय के लिए होते हैं। ऐसे पीपीएफ होता है, जैसे जो नौकरी वगैरह करते हैं ना, अपनी सैलरी में तो कुछ पैसे कटवा लेते हैं, ठीक है। इस पर ब्याज ज्यादा मिलता है, 8% ब्याज मिलता है इस पर, ठीक है। और देखो, और जो डाकघर बचत है उसमें भी ज्यादा ब्याज मिलता है, कहीं जगह पर 10% होता है, कहीं पर 5% होता है। आप किसी कंपनी में जमा कर सकते हो, एफडी बनवा सकते हो, आप बॉन्ड में इश्यू कर सकते हो। पता है बॉन्ड सरकार के द्वारा इश्यू किया गया एक डॉक्यूमेंट होता है, कागज होता है। इस पर लिखा होता है कि जैसे आपने एक बॉन्ड लिया और एक बॉन्ड मान लो 100 रुपए का है, तो आपने 100 रुपये सरकार को जमा करा दिया, 100 रुपये का आपके पास वैल्यू है। फिर जब सरकार बोलेगी ना कि अब हम इसे खरीदना चाहते हो तो आप इसे बेच देना, या 5 साल बाद पूरे होंगे तो आप इस तरीके से पैसे ले सकते हो। ऐसे म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? ये ना कंपनी के लिए होता है, कंपनी ने इसके थ्रू पैसा इकट्ठा करती है और आम लोग जो होते हैं ना वो पैसा इसमें सबमिट करा देते हैं। तो ये क्या होता है कि ब्रोकर वगैरह होते हैं, वो सारे पैसे लेकर ना आपके, जैसे आपने ब्रोकर को दे दिए 2,000 रुपये, आजकल ऑनलाइन चल रहा है, 2,000 दे दिए, तो ब्रोकर ना अच्छी अच्छी कंपनी में शेयरों में आपके पैसे लगा देगा। तो वो जब बहुत सारे शेयर में अलग अलग पैसे लगाते हैं तो उसका जो ग्रुप है वो म्यूचुअल फंड कहलाता है। और वो म्यूचुअल फंड से फिर जो आपका पैसा बढ़ेगा घटेगा, जब आप उसे बेचना चाहोगे तो ब्रोकर को बोल दोगे, तो ब्रोकर उसके बाद क्या करेगा? वो सारे के सारे पैसे आपको दे देगा, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? देखो, भारत के अंदर एक अनुबंध हुआ था, अधिनियम पास हुआ था, सिक्योरिटी अनुबंध अधिनियम 1956। तो इसके अनुसार जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो किसी व्यक्ति का, चाहे वह उसमें समष्टिगत किया गया हो या नहीं, बिक्री खरीदारी, मतलब इसके अंदर शेयर को खरीदा बेचा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी कंपनी अपने को रजिस्टर्ड करवाती है और इसके थ्रू पैसा जो है ना, धनराशि इकट्ठी कर पाती है और लोग इसमें क्या खरीदते हैं? शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। अब इक्विटी शेयर क्या होते हैं? देखो, इक्विटी शेयर को बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। जो कंपनी होती है ना, कंपनी अगर वो जैसे 2 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहती है, तो वो कहते हैं कि जो एक डॉक्यूमेंट है ना, एक प्रकार से हम कागज कह सकते हैं,
तो वो एक डॉक्यूमेंट की वैल्यू रख देती है 100 रुपये, तो इसे काटो तो कितना है कि 2000, तो कंपनी 2000 शेयर इशू कर रही है, मतलब 2000 एक तरह से कागज इशू कर रही है। तो ये कंपनी का ना पैसे इकट्ठा करने का जरिया होता है इक्विटी। लेकिन अगर जब आप इक्विटी शेयर खरीद लेते हो ना, तो आप भी इस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, एक तरह से आप मालिक बन जाते हो, शेयर धारक कहलाते हैं, ठीक है, कंपनी के सदस्य बन जाते हो आप, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में आएगा ना कि इक्विटी या शेयर क्या आता है, बता देना। कंपनी अपनी संपत्ति को ना छोटी छोटी इकाइयों में बांट देती है, उसे ही शेयर कहते हैं। कंपनी अपनी संपत्ति को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देती है, उसे शेयर कहते हैं। तो एग्जाम्पल देते ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल 2 लाख का दिया था। अच्छा, ये डेट क्या है? देखो, जब हम एक व्यक्ति या एक कंपनी दूसरे से ना एक अनुबंध करके उधार लेती है ना शर्तों पर, तो वो क्या होती है? ऋण होता है, उपकरण होता है, उधार होता है। तो इसके बाद ये बोल रहे हैं डेरिवेटिव क्या है। अगर पूछेगा ना डेरिवेटिव क्या है, तो आप बता देना कि ये ना एक प्रोडक्ट होता है जिसका मूल्य जो होता है ना एक या एक से अधिक वस्तुओं के बेस पर लिया जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है जिसका मूल्य एक या एक से अधिक मूल प्रभावित करने वाली वस्तुओं से लिया जाता है, तो जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की संपत्ति इक्विटी इंडेक्स वगैरह वगैरह में आती है। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं ना, ठीक है, उसकी एक इकाई है। तो इसमें क्या होता है, आप रजिस्टर्ड होती है ना जो भी सारी कंपनियां, तो एक जो व्यक्ति होता है जिसको आपने पैसे दिए हुए हैं, वो अलग अलग जो शेयर का ग्रुप बना लेता है, उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, थोड़ा सा बना बना के से लिख देना। इंडेक्स क्या है? पता है इंडेक्स क्या है? इंडेक्स ये बताता है कि मार्केट कैसे चल रही है, मतलब तेजड़िया है, ठीक है, तेजी में चल रही है ऊपर, या मंजड़िया नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। इंडेक्स सुनो, इंडेक्स बताता है कि बाजार की प्रवृत्ति की सूचना देने के लिए किसी शेयर का मूल्य का विशेष विभाग किस ओर आगे बढ़ता है, या सिक्योरिटी की, ठीक है, बॉसिक्ट तथा सिक्योरिटी की बास्केट, अच्छा बास्केट था ये, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और औसत मूल्य गतिविधि, ठीक है। अभी पूछ रहे इंडेक्स क्या है। अगर आपसे इंडेक्स पूछेगा ना, तो आप सिंपल बता देना कि ये बाजार की प्रवृत्ति को बताता है, मतलब बाजार में जो शेयर है ना वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे बास्केट होते हैं, जैसे टोकरी के अंदर फल रख देते हैं ना बहुत सारे, तो वो जो टोकरी है वो उन्हीं फलों के बारे में बताएगी। ऐसी इंडेक्स के अंदर ना कुछ शेयर्स को मतलब ग्रुप बना दिया जाता है, तो अगर उनका टोटल एवरेज सबको मिला के एवरेज अगर बढ़ता है तो बोलेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, अगर उनका टोटल करके घट रहा है तो बोलेंगे मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। इंडेक्स नंबर में ये होता है। जैसे मान लो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये बढ़ गई, ठीक है, दूसरे शेयर की वैल्यू 200 बढ़ गई, और तीसरे शेयर की वैल्यू 150 रुपये घट गई। तीसरे हो सकता है कुछ शेयर की वैल्यू घट जाए, तो टोटल मिला के क्या हो रहा है, 150 रुपये प्लस के हैं, क्योंकि 300 प्लस के 150 चले गए 150, तो हम बोलेंगे मार्केट ऊपर जा रही है। और अगर यहाँ पे 150 की जगह लिखा तो 450, ठीक है, तो 150 माइनस का हो जाता है 150, तो बोलेंगे मार्केट नीचे जा रही है। तो इस तरीके से एवरेज करके निकाला जाता है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। न्यासी किसे कहते हैं? डिपॉजिटरी, एक बैंक की तरह जो या जहां सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की जाती है, समझ गए। अगर पूछेगा ना न्यासी किसे कहते हैं, जहां पर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटी ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा की जाती है, वहां बोलते हैं उसे न्यासी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आती है डीमैटेरियलाइजेशन, ठीक है। अगर पूछेगा ना डीमैट की फुल फॉर्म क्या है, तो ये बता देना। मतलब ये इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ना, जब हम शेयर और खरीदते और बेचते हैं ना शेयर को, या पैसे बदलते हैं, तो वो है ये डीमैट अकाउंट। तो ये लिखा भी है, डीमैटेरियलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा किसी निवेशक के भौतिक प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में समान सिक्योरिटी संख्या में बदला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर्स वगैरह का लेन देन होता है, ये आप ऐसा बना के लिख देना। बाकी लिखा तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी एक करवाया, ये ट्रायल के बेस पर एक वीडियो बनाई है, कि अगर आपको पसंद आती है तो मैं और लाऊंगा, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।